नज़रिया दुनिया का हमें लेके बदल जाता है, समाज का हमें लेके बदल जाता है। अगर जैसे कोई टॉप है तो वो मेजरली डोमिनेंट होंगे, ओके। एक्टिव होंगे। गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। ओह माय गॉड, दैट वाज सो। मैं हमेशा सोचता था कि काश कि भाई ये सच हो। मेरा बहुत सारा ट्रॉमा बच जाता। बहुत से सिस्मेल्स की वो है ये। मुझे तो शुरू से ही पता है कि ऐसा ही होने वाला है और जब लोग आई डोंट केयर इफ अ नॉन कम्युनिटी पर्सन सीइंग इट, वाचिंग इट, गेटिंग इंस्पायर्ड, नॉट इंस्पायर्ड, हेटिंग मी, आई डोंट केयर अबाउट इट एट ऑल। कि मैं बता दूंगा अपने बारे में ट्रांस, जैसे आपने वो शब्द मेंशन किया ना कि नॉर्मल, मैं जैसे ही बता दूंगा मैं आपके लिए अब नॉर्मल हो जाऊंगा। भारत देश की आंटीज, जी आंटी मतलब ये नहीं है कि हर घर की आंटी, जी आंटीज टर्म जो एक कॉमन यूज होता है, दैट चार लोग क्या कहेंगे वो वाली आंटीज। तो ये 4 लोग जो हैं इन्होंने तो काफ़ी परेशान किया हुआ है, लाइक मेरे से ज़्यादा, क्योंकि अब शादी कैसे होगी, अब पता नहीं शादी किससे होगी। तो मैं ना उनको आज मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मैम मैंने तो बाल बढ़ा लिए, आपकी सोच अब कब बड़ी होगी। बैक इन टाइम में किसी को जवाब ही नहीं दे पाता था। मुझे इतना डर लगता था कि यार ये सब मुझ पे हावी हो गए थे और वो हावी थे मेरे ऊपर। पर अब मैं समाज को और लोगों को खुद के ऊपर हावी होने नहीं देता कि आई वाज़ लिटरली, आई वेंट इनटू डिप्रेशन में 2.5-3 साल तक मैं मेडिकेशंस पे था। देयर वाज़ नो एपेटाइट, नींद नहीं आती थी। तो वहाँ मैं रॉक बॉटम के भी एकदम नीचे चला गया था। उस पिट के पास तो आपके पास उसके बाद फिर 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप खुद को ख़त्म कर लो, अलग है गलत नहीं। अलग है गलत गलत नहीं। नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया दर्शन में। मेरा नाम है अर्पित अरोड़ा और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश जाना जाता है डाइवर्स कंट्री के नाम से। भारत को माँ का दर्जा दिया जाता है और माँ की कोख में हर तरह के बच्चे होते हैं। गोरे, काले, मोटे, पतले, अलग धर्म के, अलग जात के और अलग जेंडर के। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर्वज्ञ सोनी, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और थर्ड जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या चीजें हैं जो इनके अंदर चलती हैं, जो ये फेस करते हैं हमारी कंट्री में रह के, हमारे साथ के लोग किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है इस कम्युनिटी के द्वारा और किस तरह ये कदम से कदम मिलाकर आगे चलते जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ इनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और कई सदस्य एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हमारे देश की डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सर्वज्ञ सोनी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू अर्पित। हेलो अर्पित, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा नाम सर्वज्ञ है। मैं छबड़ा राजस्थान, एक स्मॉल टाउन है राजस्थान का, मैं वहाँ से आता हूँ। पिछले कुछ 3 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, जॉब है। बाकी मैं साथ-साथ आर्टिस्ट भी हूँ, मैं कविताएँ लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ और कहानियाँ सुनाते हैं। क्या बात है। तो सर्वज्ञ, अपनी लाइफ जर्नी बचपन से लेके किस तरह से आप आगे बढ़ते आए हैं और आज आप इतने स्टेबल हैं कि आप खुद अर्न कर रहे हैं, अपनी जॉब आपके पास है ऑलरेडी। जी। तो क्या सफर रहा आपको एज़ अ ट्रांसमैन? एज़ अ ट्रांसमैन आपको किस तरह से इस सफर में दिक्कतें हुई और किस तरह से आप आगे बढ़े? तो अर्पित, अगर मैं बचपन की तरफ लेके चलूँ तो ट्रांसमेन और ये जो टर्म्स हैं ये तो मुझे अभी पता चली हैं हाल-फिलहाल में। बचपन मेरे लिए तो ऐसा ही था कि मैं रहता लड़कों के जैसे था और बातचीत भी लड़कों के जैसे था। घर का पहला बच्चा था तो बड़े लाड में माँ-बाप ने बड़ा किया। तो मुझे बहुत साल तक तो यही लगा कि मैं लड़का ही हूँ। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये मैं लड़का नहीं हूँ, मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं तो लड़का ही हूँ। फिर जब प्यूबर्टी हिट हुई तब एकदम मिसमैच हो गया कि अरे! लड़कों को तो पीरियड्स नहीं आते। पीरियड्स, हुँ। क्योंकि इतना बायोलॉजी पढ़ लिया था कि पीरियड्स तो लड़कियों को ही होते हैं। वहाँ पे मुझे सबसे बड़ा झटका लगा था कि मेरी क्लास में जब दूसरी लड़कियों को पीरियड्स हुए तो दे आर ओके विद इट, बट मुझे वो आइडिया वेरी, वेरी अनसेटलिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या? तो वा उसके प्यूबर्टी से पहले तक माय चाइल्डहुड वाज़ एज़ नॉर्मल एज़ दूसरे बच्चों का जो चाइल्डहुड होता है, उसमें कोई अंतर था ही नहीं, बिल्कुल वही हम खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मगर व्हेन प्यूबर्टी हिट तब मेरा वो मिसअलाइनमेंट विद माय बॉडी स्टार्ट हो गया था कि यार ये मुझे क्यों हो रहा है, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद कुछ वक़्त बीता, जब इंटरनेट नया-नया 2012-13 में आया था, तो मेरा डिस्कम्फर्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था ये। तो फिर मैं इंटरनेट पे गया, क्योंकि सबने बताया कि यार यहाँ पे सबके सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो मैं इंटरनेट पे गया और मैंने सर्च किया कि आई एम अ गर्ल बट आई फील लाइक अ बॉय। हुँ। और जब वो सारे आर्टिकल देखे तो बहुत सारे आर्टिकल्स के बाद मैं फाइनली एक आर्टिकल पे पहुंचा जहाँ लिखा था कि सेक्स चेंज ऑपरेशन क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है और आप जेंडर बदल भी सकते हैं। तो मैंने बोला कि अगर ज़्यादा, मुझे तभी भी समझ में नहीं आया हुँ। था कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो ये मैं करवाना चाहूँगा।
तो तब मुझे ऐसा लगा कि चलो शायद एक दिन ये जो अभी मुझे डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है, वो एक दिन चला जाएगा। तो आप ऑपरेशन तक स्टेप तक पहुँच चुके थे, मतलब मेंटली? मेंटली हाँ, मतलब मुझे यही लग रहा था ना कि अब मैं, क्योंकि दुनिया ने तो मुझे यही बोला कि तुम तो लड़की हो, अब मुझे लड़की लग नहीं रहा है, तो अब इसको बदलूँ कैसे? तो इसीलिए जब वो पढ़ा, मैंने कहा कि चलो यही यही करना होगा। अच्छा, जो कला है, कला एक ऐसी चीज़ है जो कोई जेंडर नहीं देखती। जी। जी, अब आपने कला को अपनाया, उस कला को अपनाने में भी आपको एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब आपको पता चला कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई है हुँ, और वो सिस मेन में वो नहीं है कॉमन। हुँ। उसके बाद किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया कि मैं एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ? जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था, तब मुझे ये बड़ा दिक्कत होती थी कि जो बाकी के आदमी हैं, जो सिसजेंडर मेल हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो एम आई लेस ऑफ अ मैन? ये सारे जो सवाल है ना कि अब हम फिट कहाँ हो रहे हैं, हाँ। कि हम किस डब्बे में हमें बंद किया जाएगा। अब ना तो आदमी वाला जो डब्बा है उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ना वो औरत वाले में समझ में नहीं आ रहा है। तो उस दौरान जो एक इकलौती चीज़ थी दैट केप्ट मी गोइंग, एंड दैट इज़ हाउ आई एम सिटिंग राइट नाउ हियर एंड टॉकिंग, वाज़ ओनली आर्ट। बिकॉज़ जब आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये ट्रांसजेंडर, जेंडर बदलाना, ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें थी, आप बोलेंगे तो सामने वाला आपको पागल समझेगा कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल। एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। जी। आज हम इस बारे में बात करें, बट 10-15 साल पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे बड़ा डर लगता था। तो अब जब डर लगा हुआ है, आप समाज से डरे हुए हो, आप सबसे डरे हुए हो, तो आप कहाँ जाएँगे? आर्ट वाज़ द रिज़ॉर्ट फॉर मी, जहाँ मैं जा सकता था, मैं वो हो सकता था जो मैं किसी को नहीं बता सकता। तो कलाकार, अगर हम ये माने कि अच्छा मैं स्टेज पे, मंच पे मैं अब जाने लगा हूँ, पर मेरे लिए तो मैं कलाकार बचपन से ही हूँ, क्योंकि कला ने मेरा कभी साथ छोड़ा नहीं, और अगर वो छोड़ देती तो मैं फिर यहाँ तक आ नहीं पाता। जी, जेंडर डिस्फोरिया जी, टर्म से आप फ़ैमिलियर हैं? जी, आपकी सोल इज़ नॉट इन योर डिज़ायर्ड बॉडी। बॉडी। एग्ज़ैक्टली, इस पे क्या कहना है आपका? तो ये टर्म भी, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्कम्फर्ट पहले मुझे समझ में आता था कि अरे कुछ तो अजीब-सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पर अब मैं किसी और को समझाऊँ तो उसे समझाऊँ कैसे? तो मेडिकल टर्म में वो जो मिसमैच होता है हमारे शरीर का, और जो हमारी आत्मा बोलती है कि नहीं यार, तुम तो कुछ और हो, शरीर तुम्हारा कुछ और है, तो इस मिसअलाइनमेंट को हम जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। वो जो डिस्कम्फर्ट बचपन से ही साथ चलता रहता है, मेडिकल टर्म में उसे जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। अगर मैं अपने जेंडर डिस्फोरिया की बात करूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहा था बचपन। आफ्टर प्यूबर्टी तो थिंग्स गॉट वेरी, वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं तो लड़का हूँ, पर जब आप देखेंगे कि जब 12-13 साल के बच्चे हो जाते हैं, तो एक लड़का और लड़की में बहुत विज़िबल डिफरेंस आने लग जाता है। जी। तो जब मैं देख रहा हूँ मेरे क्लास के जो दूसरे लड़के हैं, उनके तो हल्की-हल्की दाढ़ी मूँछ आ रही है, लड़कियों के ऐसे चेस्ट ग्रो हो रहा है, तो मुझे जब वो चेस्ट ग्रो हो रहा था, मुझे लग रहा था कि इसे कोई रोक दे। ये क्यों नहीं रुक पा रहा है? मुझे इतना अजीब लगता था कि ये अगर ऐसा रहेगा तो मैं स्कूल जाने का मेरा मन नहीं करेगा, कपड़े पहनने का जी नहीं करेगा, कि तो मैं ढीले-ढीले कपड़े पहनता था। देयर इज़ अ वेरी कॉमन टर्म इन ट्रांस मैस्कुलिन कम्युनिटी में यूज़ करा जाता है, बाइंडिंग कहते हैं उसे, ओके। बाइंडर यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आपका चेस्ट है, वो आप चाहोगे नहीं कि बाहर दुनिया को दिखे। जी। तो आप टाइट-टाइट बैंडेज पहनोगे, टाइट ऐसे कुछ बनियान वेस्ट सॉर्ट ऑफ यू विल जी, वियर, जी, जी। ताकि वो बाइंड होके थोड़ा आपको अपीयरेंस, मेल अपीयरेंस दे। जी। जो हमारा सिस नॉर्मेटिव मेल अपीयरेंस है, वैसी अपीयरेंस दे। तो मैं अब ये बात मैं अपने घरवालों से तो बता नहीं सकता हूँ कि ये मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। मम्मी को क्या समझाऊँगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मम्मी बोलेगी, "अरे! तो सब लड़कियों के साथ होता है, तेरे साथ नया क्या है?" जी। तो मैंने एक चीज़ स्टार्ट कर दी थी। मैंने रियलाइज़ किया कि अगर छोटे बच्चों के आप ऐसे वेस्ट पहनो, तो वो एकदम टाइट हो जाती है। तो मैंने अपने जीवन के 10 साल तक वो एक टाइट बनियान मैं अपने साथ पहन के रखता था, कि और वो बिल्कुल एकदम टाइट ऐसी होती थी कि वो शर्ट में से पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ चेस्ट एक्सिस्ट करता है। अब उसमें ये होता है कि आप सफोकेटेड रहते हैं, जी। गर्मी भी बहुत होगी, तो मैं वो ज़रूर पहनूँगा, एंड इट वाज़ अ लेयरिंग ऑफ 2-3, क्योंकि एक ओके। सिंगल लेयरिंग में तो शर्ट, हमारी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म वगैरह लाइट कलर्स होती है, तो दिख 2-3 जाता था। वेस्ट। हाँ, तो ताकि वो लेयर हो जाए। तो लाइफ हैज़ बीन वेरी, वेरी हार्ड, और जेंडर डिस्फोरिया आपका बहुत कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज़ करवाता है, क्योंकि अब आप सोचिए कि हम अपने घर में आते हैं, तो हमें घर जैसा फ़ील होता है। ये शरीर तो हमारा घर है। जी। अगर मैं अपने शरीर में ही किराए के मकान में जैसा मुझे लग रहा है, तो वो ओनरशिप कभी मैं ले ही नहीं पाया खुद की। जो इयर्स थे, 10 साल के, तो ऐसा पूरा डेकेड था जब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये मेरा शरीर है, या फिर बहुत होम फ़ील हो रहा है। हमेशा वो एक बस ये था कि बस चले जा रहे हैं, पता नहीं है कि करना क्या है। आपने बहुत खूबसूरत टर्म करी कि अगर मैं अपनी मम्मी को बताता ये बात, हुँ। तो
वो मेरे को बोलती कि ये तो होता ही है, होता ही है। इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। अब एज अ मॉम्स पर्सपेक्टिव, एज अ फैमिली पर्सपेक्टिव, हुँ। फैमिली ने कहाँ तक सपोर्ट किया और फैमिली में कब पता चला कि आप ट्रांसमैन हैं? तो मेरी फैमिली, जैसा कि मैंने बताया कि मैं राजस्थान के बहुत छोटे जी। गांव से आता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे ये बचपन से ही समझ में आ गया था कि आप देख लेते हो ना कि आपको पता है आप कहाँ पे हो। तो जो मेरे रूट्स हैं, मुझे समझ में आ गया था कि इनको अगर अभी बता दूंगा जी। तो ये तो मेरी शादी करा देंगे। बहुत वेरी तो राजस्थान इज अ डीप रूटेड हाँ। पेट्रियार्की, दे वोंट अंडरस्टैंड इफ इट इज दिस केस कि अच्छा लड़की आपका लड़का बनना चाहती है, वो बोलेंगे रुको हम बताते हैं तुम कैसे लड़का हो। बाल विवाह से रहता। बात तो मेरी शादी हो जाती तो मैंने वो रोक के रखा, और मुझे इतना पता था कि ये अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि छबड़ा में जब स्कूल्स नहीं थे, जब मैं पढ़ रहा था तो 8वीं के बाद अंग्रेजी मीडियम के स्कूल्स ही नहीं है, तो हाँ। वहाँ पे ये वाली अवेयरनेस लाना जहाँ जेंडर बदला जा रहा है, इट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम माय होम टाउन। सो आई केप्ट दैट, आई जस्ट न्यू वन थिंग दैट ये अगर मुझे ये जेंडर चेंज का अचीव करना है तो सिर्फ एजुकेशन विल हेल्प, वेयर आई कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो आई वेटेड टिल देन। I kept going just because कि one day I'll be financially independent, and then probably that day I won't be dependent on my parents. I can tell them this is what I have decided for my life. तो जब मैंने उसके बीच में उनको बिल्कुल भनक भी नहीं लगने दी कि ऐसा कुछ है, बस हाँ, वो जब बोलते थे कि बाल बढ़ा ले, तू दूसरी लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहती है, कांच जैसे हाँ। बाली पहन लो। मैंने बोला मुझे बस अच्छा नहीं लगता है, मेरा इन सब की तरफ ध्यान नहीं है, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ था। चाहता हूँ या चाहती हूँ? मैं क्योंकि बोलना चाहता ही था, क्योंकि हाँ। बचपन से क्या मैंने बताया ना कि वो लाड-प्यार में बहुत बड़ा हाँ, किया है हाँ। बच तो मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं, मैं बचपन से ऐसे ही बात करता था। फिर बड़े जब थोड़ा हुआ, प्यूबर्टी वगैरह आई, तो उन्होंने बोला कि अब चाहती हूँ बोलने लग जाओ। हुँ। मैंने बोला अब ये बदला नहीं जाएगा, बचपन की आदत है आदत है ये। ये। हाँ। तो मैंने बोला कि मैं स्कूल वगैरह में मैनेज कर लेता हूँ, बट वहाँ भी मैं मैनेज कर नहीं पाता था। अब स्कूल में भी निकल रहा है, आता हूँ, जाता हूँ, मैंने स्कर्ट पहनी हुई है, तो बड़ी वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी। टीचर्स मेरे को एकदम से स्पॉट कर लेते थे कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? बाल तुम्हारे छोटे-छोटे हैं, तुम और बोलती टीचर्स को तो हम उधर-उधर। बता भी नहीं सकते कि ये है, किसी को क्योंकि नहीं बता सकते। राजस्थान, उसके ऊपर हाँ, बच्चा और उसके ऊपर जेंडर चेंज। जी, जी। तो वो बहुत सफोकेटिंग था। देन आई डिसाइडेड कि अच्छा अंग्रेज़ी बोलने से ये खत्म हो जाता है। आई एम गोइंग इज़ सेम फॉर अ वुमन, हिज़ तो एम फॉर अ मैन। तो फिर मेरी अंग्रेज़ी सीखने का भी जो मोटिवेशन था वो वहीं से आया, और फाइनली जब मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी कर ली, मेरी नौकरी लग गई, तब मैंने सोचा कि अब मैं घर पे बताऊँगा, क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं अपनी सर्जरी वगैरह जो अपना ट्रांज़िशन है वो मेडिकली मैं फंड कर सकता हूँ। और मुझे पता था कि एक्सेप्टेंस एक बार में तो नहीं आएगी। तो बताने का मैंने मम्मी से बहुत कोशिश की कि भई मैं 3-4 बार हो रहा है, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे गले में ऐसे अटक जाता था, चोक हो जाता था मैं। तो मैंने बोला इनको सामने से तो नहीं बता चैलेंजर। पाऊँगा। तो जब मैं आ गया था, तो मैं धीरे-धीरे अपना जो आर्टिस्ट वाला सपना था कि भाई हर जगह जेंडर जो है मेरे जीवन में बहुत बीच में आया है। जी। पढ़ाई करी तो उसके बीच में आया है, किसी को डेट किया तो उसके बीच में आया है। मैंने बोला कि अब मैं फाइनली अपने शहरों से दूर आया हूँ एक नई पहचान बनाने, तो अब जेंडर को मैं बीच में नहीं आने दूँगा। तो मैं फिर कला के प्रति मैं स्टेज पे जाने लगा, अपनी कहानी सुनाने लगा, और तब मुझे बड़ी हिम्मत आई। उसी हिम्मत का नतीजा था कि एक प्लेटफ़ॉर्म ने रीच आउट किया कि हम आपकी स्टोरी फीचर करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि अब घर पे बताने का ये सबसे आसान और सबसे बहुत कन्वीनिएंट तरीका और है बहुत अमेज़िंग तरीका है ये। कि अगर उनको समझ में आना होगा तो इसी से आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो मैं ज़बरदस्ती कलेश करूँ क्यों? कॉल पे बात करके कलेश क्यों करूँ? नहीं, आप इसी बिल्कुल से सही, देख लो। बिल्कुल सही। तो हाँ। वो वीडियो फिर एक दिन 5 दिसंबर 2023 वो वीडियो घर पे पहुँच गई यूट्यूब से। तो घर पे पहुँची तो मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया कि ये क्या है? और जैसा कि मुझे पता ही था कि रिएक्शन ऐसा ही होने वाला है, जी। क्योंकि बहुत वो वहाँ से एक्सपेक्ट करना कि ये जेंडर चेंज इतनी बड़ी बात लोग समझ लें, मैं उनके पार्ट पे भी समझता हूँ कि समाज जीने नहीं देता। नहीं देगा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जीने दे, नहीं और देता, इंडियन और सोसाइटी तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती ये जी, और चीज़। इतनी छोटी जगहों पे ना हमारा तो जो पूरा होम टाउन है, इट इज़ रूल्ड बाय कि अच्छा समाज क्या कहता है। हाँ, 4 तो लोग, 4 लोग 4 क्या लोग क्या कहते हैं, कहते तो मेरे मम्मी-पापा को भी वही था कि भई हमें तो यहीं रहना है, तुमने हमारा वो बेइज़्ज़ती करा दी ये वो। तो मैंने बोला कि अब आपको जैसे रहना है आप रहें, मेरा तो यही डिसीज़न है। तो उसके बाद अराउंड 1 साल तक मम्मी से तो मेरी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। फिर उसके बाद उन्हें धीरे-धीरे समय लगा एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मैं अपने डिसीज़न पे बहुत अड़ा हुआ था। मैंने बोल दिया था कि ये तो नहीं बदलेगा। हैं। राइट चॉइस थी। इट वाज़ अ राइट चॉइस। और जैसे आपने बताया कि आपको सबसे बड़ी मोटिवेशन जो अपना जेंडर डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए थी, वो हुँ, थी एजुकेटेड होना। जी, जी, एजुकेशन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको, जितने भी आप गलत होगे ना बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बाय सोसाइटी, एजुकेटेड होना एक जमा पूँजी है इंसान की, जो मैं मानता हूँ कि जी। एजुकेटेड इंसान को और कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ मैं अपने। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एजुकेशन के मामले में हुँ, हुँ।
सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू वो आज के डेट में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरी चीज जो उनको एजुकेशन के साथ साथ डिजिटल एरा ने दे दी है, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। दो एस्पेक्ट है, एजुकेशन एंड सोशल मीडिया, और दोनों ही हमारी कंट्री के डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बिल्कुल। आपकी जो एजुकेशन वाली स्ट्रैटेजी आपने अपनाई, हुँ, आपने बैचलर्स मास्टर्स जो भी एजुकेशन परस्यू करी, उसके अंदर आपको चैलेंजेस आए जो आपने मुझे बताए कि मतलब आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगा, आपको सिस फीमेल का ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ता था एजुकेशन प्लेस पे। जी। तो एजुकेशन प्लेस पे कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज पता चल गई होगी या लोगों को पता चल गई होगी दैट यू आर अ ट्रांस मैन, या आपने खुद बताया होगा। उसके बाद कैसा बिहेवियर था आपके प्रति लोगों का? अ, एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ तो आपने जो मेंशन करी कि कम्युनिटी के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मगर मेरे जैसे जो केस है ना पर्टिकुलरली अगर हम ट्रांस कम्युनिटी की बात करें तो मेरे जैसे केस बड़े कम होते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी आखिर तक कंप्लीट करी। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जब प्यूबर्टी आ रही है तो उसे अपने शरीर में ही नहीं अच्छा लग रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जेंडर डिस्फोरिया के साथ डील ही नहीं कर पाते जी। क्योंकि मुझे बहुत बचपन में मेरे बारे में पता चल गया था, तो मेरा एक क्लियर विज़न था कि मुझे करना क्या है और आगे बढ़ना कैसे है, मगर सबके साथ ये केस नहीं होता। आधे लोगों को अपने जेंडर डिस्फोरिया के बारे में ही नहीं पता चलता क्योंकि जैसा कि आप बताया कि सोशल मीडिया भी बयान बड़ा नया-नया आया है। पिछले 4-5 सालों में आप ये ग्रोथ जी। देख सकते हैं कि अच्छा ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी बड़ी बातें हो रही हैं, इसके बारे में अवेयरनेस हो रही है। इसके पहले तक के जितने लोग थे, उन्हें नहीं पता, खुद के बारे में भी नहीं पता। वो हैं ट्रांस पर उन्हें नहीं पता। तो वो सारे चैलेंजेज़ हर कोई नेविगेट नहीं कर पाता था। तो लोग अपनी ट्रांस कम्युनिटी में तो मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोग 70 एनएचआरसी की भी एक रिपोर्ट थी कि कुछ 70% लोग अपनी पढ़ाई ही पूरी नहीं करते हैं, अगर वो ट्रांसजेंडर हैं तो। क्योंकि आप ये बात समझा ही नहीं सकते, स्कूल में जाके टीचरों को भी नहीं समझा सकते कि मैम मैं तो लड़का हूँ, पर मुझे लिपस्टिक लगाना है, मैं कल से लिपस्टिक लगा के आऊँगा। वो आपको थप्पड़ मार देगी। मारेगी बिल्कुल ये कोई एजुकेशन जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत बाइनरी में सेट हैं। उनके लिए आदमी ऐसा दिखता है, औरत औरत ऐसी ऐसी दिखती दिखती है। है। उसके अलावा और बच्चे खुद ग्रो हो रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो टर्म्स क्या हैं। तो एजुकेशन एजुकेशन का मेरा मानना ये ज़रूरी है कि कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे, तो आप दूसरों को अवेयर नहीं उस तरह से करवा पाएँगे। आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से ऐसे हक हैं जिनके बारे में आपको लड़ना चाहिए। मेरी कहानी में तो मैं उतना प्रिविलेज्ड था कि मैं पढ़ाई पूरी कर पाया, बट किसी-किसी का जेंडर डिस्फोरिया उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक ही नहीं पहुँचने देता, वो एक्सेस ही नहीं मिलती है। अगर एक्सेस मिल गई, तो उसके बाद आप उस एजुकेशन का क्या करेंगे अगर जॉब में डिस्क्रिमिनेशन है तो? अगर आप नॉर्मेटिव हिस जो सिस नॉर्मेटिव वे ऑफ लुकिंग है, आप वैसे नहीं दिख रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपने पढ़ाई कर भी ली, तो उसके बाद आपकी नौकरी कहाँ लगेगी? आपको नौकरी कौन देगा? एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जो नौकरी की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, तो एजुकेटेड एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग भी आज की डेट में वर्क प्लेस पे जाने से पहले तो खुद कतरा जाते हैं। जी, अगर जा रहे हैं तो उनको वहां भी चैलेंजेस फेस करने हैं। क्योंकि आप जितने मर्जी एजुकेटेड हो जाओ, जिन लोगों की सोच नीचे है वो आप कभी नहीं बदल सकते। जो स्टिग्मा लेके चल रहे हैं वो ऐसे कर एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो कॉर्पोरेट या फिर जॉब लाइफ, जैसे आप अभी कॉर्पोरेट में हैं, हुँ, शायद आपने यस। बताया आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पे चैलेंजेस आ रहे हैं या वहां एक्सेप्टेंस है? तो अगर मैं अपने जॉब की बात करूँ तो आई वर्क इन अ लीडिंग एफएमसीजी इंडस्ट्री ओके। और मैं वहाँ पे डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन लीड की तरह काम करता हूँ कि यही जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं उनको कॉर्पोरेट में कैसे हम इंक्लूड कराए जाएँ, उसी के लिए मैं काम करता हूँ। तो मैं अपनी कंपनी का पहला ट्रांस हायर था। उन्हें भी नहीं पता कि अब कैसे डील करना है, कैसे करना है। मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ कि यार किसी को नहीं पता मेरे बारे में, मगर अ, स्टिग्मा तब तक रहता है जब तक आप वैसे इंसानों से मिलते नहीं हैं। आज इट्स बीन 3 इयर्स आई हैव वर्क्ड फॉर दैट कंपनी एंड इन पास्ट 3 इयर्स मैंने मोर देन 30 लोगों को 30 ट्रांस पीपल को इंक्लूड कराया हमारे इकोसिस्टम में। और आज जो जब मैं अपने पुराने लीडरशिप वाले लोगों से बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि हमें तो इस कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। हमने तो काफ़ी स्टिग्मा बना के रखे हुए थे, आप लोग तो वैसे ही हैं जैसे सब होते हैं। दैट इज़ दैट्स द एग्ज़ैक्टली पॉइंट। आवर पॉइंट। एट ह्यूमन लेवल आई डोंट थिंक सो आपका ट्रांस होना, नॉन ट्रांस होना वो आपका इंसान होने से बड़ा तो नहीं होता ना। अगर बिल्कुल। किसी इंसान ने पढ़ाई पूरी करी है, तो उसके पास स्किल है, टैलेंट है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका जेंडर क्या है? तो अगले सवाल से पहले मैं आपसे एक छोटी-सी चीज़ चाहता हूँ कि आप एक बार थर्ड जेंडर हुँ। यानी एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी को डिस्क्राइब करें। अगर हम टर्म्स की बात करें तो
एल का मतलब होता है लेस्बियन, कि अ वुमन हु इज सेक्सुअली एंड रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन अ वुमन, ओके। वो लेस्बियन होती है। जी इज गे, एक आदमी जो आदमी से ही प्रेम करता है वो गे है। बी इज बाइसेक्सुअल, ऐसे लोग जो कि दोनों जेंडर में, जिनको औरतें भी पसंद है, जिनको आदमी भी पसंद है। जी। एलजीबीटी इज ट्रांस, ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं हु आर बायोलॉजिकली बॉर्न असाइन्ड विद अ बॉडी विच दे डू नॉट अलाइन विथ, कि जिनका जन्म किसी शरीर में हुआ होता है बट उनको ऐसा मैं अच्छा उस शरीर में लगता नहीं है कि हम इस शरीर के लिए बने हुए हैं। आई विल जी। डिस्क्राइब इट लेटर आल्सो। क्यों क्वियर अगर बात करें तो क्वियर अम्ब्रेला टर्म है, क्योंकि बहुत सारी सेक्सुअलिटीज, बहुत सारी जेंडर आइडेंटिटीज हैं, तो क्वियर अम्ब्रेला टर्म है। कोई भी उस ऐसे इंसान के लिए क्वियर भी कह सकते हैं, इसे क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं, जो कि अभी फिगर आउट कर रहा है कि ये जो सिस हेट नॉर्मेटिव जो बनाया हुआ है, जो बड़ा समाज का नॉर्मल बनाया हुआ है, अगर कोई उसमें फिट नहीं होता है तो वो ऐसे ही हम उसको क्वियर बोलते हैं, जो अभी फिगर आउट कर रहा है वो। और ओके। प्लस ये है कि अगर मैं बात करूं आपको कि बहुत सारी सेक्सुअलिटीज होती हैं कि हम किसे पसंद करते हैं, वो हमारी सेक्सुअलिटी होती है। जेंडर आइडेंटिटी की हम खुद को कैसे रेफर करते हैं, खुद का क्या जेंडर है, वो जेंडर जी। आइडेंटिटी है। तो जेंडर आइडेंटिटी भी 72 से ज़्यादा है। जी। सेक्सुअलिटीज़ भी बहुत सारी हैं, तो इसके लिए वो प्लस लगा देते हैं कि आप टर्म्स में मत जाइए। हाँ, ए आप हमें अपने आप को जी, समझिए। हमें अपनाने के लिए या हमें समझने के लिए आपको हर एक चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है। बेसिक एम्पैथी काइंडनेस से किया जा सकता है। तो मेरा अगला सवाल, जी, नवतेज सिंह जोहर, जी। आर यू फ़ैमिलियर विद दिस नेम? यस, यस। आर्ट सेक्शन 377। जी। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर ये था कि अगर कोई सेम जेंडर है, इंटीमेट होता हुआ पाया गया या कुछ ऐसा करता हुआ पाया गया जो अनकॉमन है सोसाइटी में, जी, वो क्रिमिनलाइज्ड है, उसके ऊपर केस हो सकता है और वो अरेस्ट हो सकता है। देन नवजोत सिंह जोहर आए, उनका केस, उन्होंने केस फाइल किया इसमें, जिसके अंदर ये सेक्शन डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया, राइट? उसके बाद आया हमारा भारतीय न्याय संहिता, जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया, 2024 में आया। उसने इस पूरे के पूरे प्रोविजन को ही डिमोलिश कर दिया। अब ये कोई प्रोविजन है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, वो अभी सेम सेक्स मैरिज के लिए पिटीशन फाइल कर रही है। जी, अभी रिसेंटली रिजेक्ट भी हुई है वो आपकी पिटीशन, जी। बट स्टिल दे आर प्रोटेस्टिंग कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउ होनी चाहिए। उस पे आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि सेम सेक्स मैरिज मु अलाउ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक डिग्निटी की बात है। फर्स्टली अलाउ होनी चाहिए, आपका ये मानना है? जी, मेरा जी। तो ये बिल्कुल हाँ। मानना है कि अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये इसीलिए है कि अगर आप एक प्यार को डिफाइन कर रहे हैं कि अच्छा एक आदमी और औरत का वैलिड रिश्ता है, वैलिड शादी है, फिर आप ही कौन होते हैं ये डिफाइन करने वाले कि एक आदमी और आदमी का वैलिड रिश्ता नहीं है? वो तो उन दोनों के बीच की बात है ना, वो दोनों बेहतर बता पाएँगे। प्रेम और कौन किसके साथ रहेगा, मुझे ऐसा लगता है ये हर एक इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट है। जी। और हमारे केस में क्या होता है, या एलजीबीटी सेम सेक्स मैरिजेस के केस में ये होता है कि सडनली सरकार आ जाती है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये हमारे खिलाफ है। सेम सेक्स मैरिज मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हेटेरोसेक्सुअल प्यार वैलिड है तो फिर होमोसेक्सुअल प्यार भी वैलिड है। ये डेफिनेशन हम कहाँ से दे रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी और औरत का वैलिड है। दूसरी बात ये कि क्यों वैलिड होनी चाहिए और क्यों अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बात प्रोटेक्शन देता है, फैमिली का राइट देता है, अडॉप्शन राइट है, इंश्योरेंस राइट है, हॉस्पिटल है। वो सारी चीज़ें अभी हम क्वेयर कपल्स के पास नहीं है, जो कि एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए फैमिली का हक तो सबको होना चाहिए ना। जी। पार्टनर के साथ रहने का हक सबको होना चाहिए, उसके इंश्योरेंस का एक डिग्निफाइड लाइफ, एक लीगली प्रोटेक्टेड लाइफ जीने का हक मुझे ऐसा लगता है सबको होना चाहिए। और सेम सेक्स मैरिज वो क्वेयर कपल्स को देती है, क्योंकि पहली बात जैसे आपने स्टार्ट किया कि पहले 377 क्रिमिनलाइज़ था। जी। तो कोई चीज़ अगर क्रिमिनलाइज़ नज़रों से हम काफ़ी वक़्त से देखते आ रहे हैं, तो उन लोग वो वैसे ही बहुत मार्जिनलाइज़ ग्रुप हो गए, जिनके ऊपर अटैक करने की जो वो है, अ, जिनको सेफ्टी प्रोविजंस की ज़रूरत ज़्यादा है। तो सेम सेक्स मैरिज जब आप उसे लीगलाइज़ कर देंगे, तो वो लीगल प्रोटेक्शन हो गया, समाज सोशल प्रोटेक्शन हो गया। इट मेक्स यू फील सेफ एंड होल एंड आल्सो गिव्स यू एक्सेस फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ वेयर यू आर नॉट स्कैर्ड कि अच्छा कोई भी आके मुझे कुछ भी कर सकता है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि कब तक जो है आपकी ये पिटीशन जो है वो सक्सेस हो पाएगी? कब तक ये जो लॉ है ये बन पाएगा? और मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं खुद जानना चाहता, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि भारत जैसा देश, हुँ, हुँ। ऑनेस्टली मेरे को मेरे देश से बहुत प्रेम है,
पर जो कई-कई जगह पे मात खाता है वो है मेंटालिटी। जी। इंडिया जैसे देश में अगर कोई डाइवोर्सी डाइवोर्सी ये बोले ना आई एम अ डाइवोर्सी, तो उसे आँखों से ही मार दिया जाता है कि भाई हटाओ। लिव इन जैसी टर्म जो अब थोड़ी-सी फ़ैमिलियर हुई है, हुँ। जैसे बढ़ रहा है हमारा सोशल मीडिया की वजह से ही हुई है, जो मेरा मानना है। पर अभी भी मोहल्ले की आंटीज़ होती है ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कंट्री जहाँ पे एक डाइवोर्सी, एक लिव इन पार्टनर में रहने वाला या एक 50 साल से ऊपर के कुँवारे को भी आँखों से मार दिया जाता है। आपको क्या लगता है कब तक आपका ये जो है सक्सेसफुल हो पाएगा आपका प्रोटेस्ट कि ये लॉ बनना चाहिए? आई थिंक इफ वी टॉक अबाउट करंट सिचुएशंस आल्सो, जैसा हम आसपास भी देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल भी हो गया, डाइवर्सिटी को लेके जो व्यूज़ हैं, इंडिया की बात करें तो इतनी डीप रूटेड हमारे में पेट्रियार्की है कि और कल्चर वाइज़ भी इन्फ्लुएंस बहुत हाई है। जी, इट्स गोना टेक सम गुड इनफ सफिशिएंट टाइम हाउ कि मच? ऑन एन एवरेज व्हाट डू यू थिंक मतलब कब तक आप चाहते हैं कि ये होपफुली नेक्स्ट डेकेड, आई थिंक 10 इयर्स शुड बी, 10 इयर्स शुड बी, एंड अगर नहीं होता तो इट्स अ वेरी हाई टाइम दैट वी शुड बिकॉज़ अगर हम इंडिया की हिस्ट्री भी देखें तो हमारे हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे ये कामासूत्रा ले लीजिए, खजुराहो या जो गुफाएँ हैं, जी। खजुराहो की गुफाएँ ले लीजिए, उनमें भी जो डिपिक्शंस भी हैं, तो हिस्टोरिकली तो सेम सेक्स का होना, ट्रांसजेंडर का होना, ये सब हमारे इंडियन हिस्ट्री में रहा है। हाँ, संस्कृति में है हमारी, इसमें कोई जी। वो मोटा इश्यू था ही नहीं ये वाला। उसके बाद जब कॉलोनियल राज आया, ब्रिटिश राज आया, तो आज भी हम जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो वही, तो आज भी जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं वही कॉलोनियल आइडिया हम फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा हम बाइनरीज़, वरना इंडिया, अगर हम पुरानी बात करें, कितने सारे हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स में भी बहुत रेफरेंसेस हैं। आप शिखंडी का एग्ज़ाम्पल उठा लीजिए, जैसा कि मैंने मेंशन किया, खजुराहो की गुफाएँ, कामासूत्रा उठा लीजिए। अ इंडिया हैज़ बीन डाइवर्स वैसे रहा ही है, मगर जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद हमने वो उनका कॉलोनियल आइडिया पिक कर लिया कि नहीं, आदमी है तो वो औरत के साथ ही रहेगा, औरत है तो वो आदमी के साथ ही रहेगी, वो बाइनरीज़ में हम, और आज भी हम अनफॉर्च्यूनेटली वही फॉलो कर रहे हैं। आप गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे, जी। जैसे घुट-घुट के आपने सर्वाइव करा, सब कुछ आपने करा, उसके बाद आपने अपनी एक वीडियो में ये कहा हुआ है कि आई सी माइ सेल्फ एज़ अ मैन बट सोसाइटी रिफ्यूज़ टू से। रिफ्यूज़ टू से, राइट? तो व्हाट डज़ मैस्कुलिनिटी मीन्स टू यू? लिविंग इन गर्ल्स हॉस्टल तो मुझे तो ऐसा ही देखा जाता था कि एक बॉय कट वाली लड़की है जो कि बहुत लड़कों जैसी दिखती है, और वो बहुत र्यूमर्स थी मेरे कॉलेज में भी ना कि एक लड़का है जो गर्ल्स हॉस्टल में झूठ बोल के रह रहा है। ओह माय गॉड! दैट वाज़ सो मैं हमेशा सोचता था कि काश कि भाई ये सच हो। मेरा बहुत सारा ट्रॉमा बच जाता। बहुत से सिसमेल्स की वो है ये, वो करना चाहते हैं। जी, जी, इसीलिए मैं बहुत फ़ेमस हो गया था अपने कॉलेज में कि एक लड़का है बॉयज़ हॉस्टल के जो मेरे फ्रेंड्स होते थे, वो मुझे बोलते थे, कह रहे तेरे तो मज़े हैं भाई, तेरे तो सही है, तू तो कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में रहता है। बट मेरे लिए वो बड़ा अनकम्फ़र्टेबल सा एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ आप अगर गर्ल्स हॉस्टल में हैं तो सॉरी। you're also being treated as a girl, only being seen as a girl, which I was not very happy about. And I think growing up around women and seeing how patriarchy shapes the life of a woman, or in general assigned female at birth, I just, for me, जो आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी है वो मेरे लिए बड़ा सॉफ्ट था, जेंटल था, वो वैसा नहीं था जो समाज ने मुझ पे डाला था। पर मुझे उससे फाइट बड़ी करनी पड़ी, क्योंकि अब समाज में तो मैस्कुलिनिटी क्या है, जो मुझे भी यही पता थी, आपको माचो रहना होता है, आपको एकदम गुस्से में आ जाना होता है। एग्रेशन ऑन पीक। एग्रेशन, यस, यस, इट हैज़ टू बी देयर, एंड आल्सो you're not supposed to cry. Bloody hell, I was crying every like 3 hours, 4 hours, like I am having breakdown. So I had to unlearn a lot of ideas of masculinity which was fed into me in order to make my in order to claim my own idea, which is soft, gentle, which takes accountability, and which is open to emotions. I mean, like, what is the life without feeling it? I mean, we are human for a reason, that we contain emotions. So, for me, masculinity is just that. So as a transgender, what are your thinking and perspective about cis males and females? जैसे लोग आपने बोला आपके बारे में बहुत सी रूमर्स थी, Hmm. जैसे सिस मेल और सिस फीमेल के लिए ये एक बहुत एब्नॉर्मल चीज है इन द सोसाइटी। फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब अगर कोई जा रहा होता है तो बहुत सी टर्म्स है जिनके नाम पे छेड़ा जाता है, टीज किया जाता है, जिसकी वजह से आपको जी। क्रिटिसिज्म फेस किया करना पड़ता है। वो जो आपने बोला हर 3-4 घंटे में रो रहे हैं, एंड आई जेन्युइनली नो दिस, बट एट द सेम टाइम व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव फॉर देम?
सो स्टार्ट। इफ आई टॉक अबाउट कि मुझे कैसा लगता है, तो देखिए, मुझे तो दुनिया वैसी ही रही ना हमेशा की, मेरे लिए तो कुछ बदला ही नहीं। मतलब मेरे मैं तो आपको पहले भी ऐसे ही दिख रहा था, अभी भी ऐसे दिख रहा हूँ। नज़रिया दुनिया का हमें लेके बदल जाता है, समाज का हमें लेके बदल जाता है। मुझे तो शुरू से ही पता है कि ऐसा ही होने वाला है, और जब लोग जैसे टीज़ करते हैं, छेड़ते हैं, इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड। अगर कोई ढंग से बात कर लेता है ना, अगर कोई, तो बहुत अच्छा फील होता है। अगर जिसको पता है, तो ये हो जाता है कि अरे! ये कैसे हो गया? बिकॉज़ व्हाई, सिंस चाइल्डहुड यू आर सो मच सब्जेक्टेड टू लेट्स से अब्यूज़ हियर एंड देयर, इधर-उधर से आ रही है, हैरेसमेंट आ रहा है। तो यू सिंस चाइल्डहुड ओनली यू आर सो सब्जेक्टेड, बिकॉज़ आप बचपन से ही अलग दिख रहे हो, तो उसकी वजह से हमें तो पता ही होता है कि लोगों का रिएक्शन कैसा आने वाला होता है। बट इफ इट टर्न्स आउट नाइस, इट गेट्स रियली ईज़ी फॉर अस टू नेविगेट। मतलब थोड़ा बहुत तो चैलेंज कम हो जाए जीवन का। क्या है, चैलेंज ही तो समाज है। ओके। सो रिसोर्सेज दैट सपोर्टेड यू, रिसोर्सेज एज इन फ्रेंड्स, हुँ। फैमिलीज, या कभी होता है ना भगवान का फरिश्ता, जी। जो एकदम कोई आया, उन्होंने आपको ऐसी चीज बता दी जिसने आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन बदल दी, कि मतलब हु मोटिवेट्स यू टू ग्रो अप। In my case, I've been extremely lucky that ways, because क्योंकि पहली चीज़ तो मैंने किसी को बचपन से ये बताया भी नहीं था कि ऐसा ट्रांस जैसा है। मैंने बस ये बोला कि अरे बस मुझे बाल छोटे रखने पसंद है, कपड़े लड़कों वाले पहनने पसंद है। तो मैं ज़्यादा किसी को बताया नहीं था, तो आई वाज़ ग्रोइंग अप एज़ नॉर्मल एज़ अदर पीपल वर ग्रोइंग अप। रिसोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ, तो बचपन से लेके आज तक एक मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है। And she has been there with me from 13 years, and she was the first person I came out to. I told her for the very first time that okay, I was in, I think, 10th grade or 11th grade, and I came out to her and told her that eventually when we'll grow up, I want to change my gender. She didn't understand shit. उसको कुछ समझ से नहीं आया मैंने क्या बोला। उसने बोला कि will it make you happy? I'm like yes. Then she's like I don't care what it is. And that was the foundation of, you know, कि अच्छा, that was the foundation जब मुझे realize हुआ कि I am also seen beyond my gender. She didn't care तुम क्या हो। And I think उसके बाद भी life has been that way, is really kind to me. Obviously there have been other cases of abuse, harassment, and all of that. But then I have met some really, really good people over the years, friends Okay, particularly, because that's very family, nice. तो I was just not very comfortable sharing this. Even till date, I don't wish to talk about it too much about my transness, because the comfort is just not there. I don't think so how long I will take to get there, but I have met good sort of people. And when I came to finally, when I moved out of my college and got a job and came to Delhi, I met there's this artist called Jai Singh. He's a storyteller. I met him, and I was his big fan. Okay, I used to love his art, so I was a big fan of him. And then one day we just randomly met at a bookstore, and I just he had time, and he said, "Okay." I was just telling him that I'm very grateful that I found you and all of that. And then he asked me my story, Okay. and I told when I told him my story, he didn't know that I was trans. But after telling, of course, he knew, and he said after 2-3 days, he's told me that that do you want to tell your story to the world? And I think that's when I got the confidence. That's when I got the courage to be open and to tell my story to the world. Because see, I don't care if a non-community person seeing it, watching it, getting inspired, not inspired, hating me. I don't care about it at all. What I care is if my story makes one person believe that okay, they can also one Do this. if my story makes one trans person believe that okay, they can also navigate, it's okay, they will do it eventually. It helps a lot. Because while I was growing up, I had zero references to look forward to, look up to. But I'm glad that now, if my story can become reference for one single person, I think my job is done. That's very nice. तो LGBTQ plus, जी। lesbians, gay. Lesbian look like girls only. जी। Gay look like boys only. बॉयज या Bisexual भी कुछ ऐसा पता नहीं चलता। हाँ। तो एक बहुत फ्लोइंग क्वेश्चन है मेरा, क्या कभी ऐसा थॉट आया है कि यार मैं जो हूँ, हम्म। वो सिर्फ मुझे पता है, इसे नहीं पता, तो उसको बताना ही नहीं है। लाइक अगर मैं बात करूँ, आप किसी वर्क प्लेस पे जा रहे हो, जी। तो इट्स नॉट रिटन ऑन योर फेस दैट यू आर अ ट्रांस मैन, यू आर नॉर्मल लुकिंग, जी। यू आर नॉर्मल मैन। अब आप उस तरह से भी कभी ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ ये सर्वाइव कर रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है और वो सिर्फ चलते जा रहे हैं। जी, आते हैं, और आई थिंक कुछ लोग ज़्यादातर चूज़ करते हैं ऐसा रहना, क्योंकि अगेन इफ वी टॉक अबाउट
कि मैं बता दूँगा अपने बारे में ट्रांस, जैसे आपने वो शब्द मेंशन किया ना कि नॉर्मल, मैं जैसे ही बता दूँगा मैं आपके लिए एबनॉर्मल हो जाऊँगा। तो उस नॉर्मलसी को रख के बरकरार रखने के लिए इट्स फॉर ओन सेफ्टी, पीपल डू नॉट टेल। और ट्रांस मैस्कुलिन के केस में क्या होता है, ट्रांस मैन के केस में मेजरली ये होता है कि हमारा विजिबली पता नहीं चलता है। हाँ। और अगर बता दिया जाए तो फिर उसके बाद मैंने अक्सर है ना आदमियों से ये वाले तो बड़े कमेंट करे हैं कि अच्छा तू लड़का है, अच्छा तू लड़का है। तो वो जो एक स्mirk होता है ना, वो स्mirk ही वहीं पे वो एक क्लियर डिमार्केशन कर देता है कि भाई तू तो लड़का नहीं है, हम लड़के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्यों नहीं बताते हैं अपने, पहली चीज़ तो ये है कि इट्स देयर पर्सनल चॉइस, बिकॉज़ समाज भी बहुत ज़्यादा हमारा बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है, तो बताने के बाद तो हमारे लिए दिक्कतें ही होती हैं। जो मैंने फेस किया है, बताने के बाद बीइंग वोकल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग मेक्स अस वल्नरेबल टू violence, it gets vulnerable to being unsafe and all of that. And other bit is that we don't owe this to society, telling ki this is my very extremely personal choice. What I do with my body, what I do with how I feel okay in my body is extremely personal choice. So I'm not also answerable or accountable to the society that okay, I should come and tell you that I have done this, all of that. Yeah. भारत देश की आंटीज़, जी, आंटी मतलब ये नहीं है कि हर घर की आंटी, जी। आंटीज़ टर्म जो एक कॉमन यूज़ होता है, दैट 4 लोग क्या कहेंगे, वो वाली आंटीज़। उनसे कभी सामना हुआ वो तो मेरा अभी तो फिलहाल मेरा वही ज़ोन चल रहा है, है? सबसे सामने में हूँ मैं। मेरे होम टाउन में तो बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि मैं अमेरिका गया था और अमेरिका जाके मैं ये जेंडर चेंज करा के आया। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द डे आई कैन गो टू अमेरिका। ओह! तो आप गए नहीं हो, नहीं, फिरती रही उम्र से। पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो ओके। दूसरा ये कि जभी भी मैं घर जाता हूँ, इधर-उधर से कोई ना कोई आके बोल ही देता है कि आज किसी ने पापा को बोला कि अरे आपके बच्चे पे तो समाज थूकेगा। आई एम स्टिल वेटिंग, कहाँ है समाज, आइए थूकिए, मैं तो वेट कर रहा हूँ। तो ये 4 लोग जो हैं इन्होंने तो काफ़ी परेशान किया हुआ है, लाइक मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मैं तो छोड़ के आ गया ना वो। मैं तो अब दिल्ली रहता हूँ, यहाँ पे मैंने फैमिली। अपनी इकोसिस्टम बना ली है। फैमिली को पीपल बॉदर हियर एंड देयर, दे पिंच कि अच्छा कहाँ है वो आजकल? अब शादी कैसे होगी? अ, अब पता नहीं शादी किससे होगी? तो समाज क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? ये तो चलता ही आ रहा है, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 10-12 साल अकेले इतना सफ़र किया ना कि मुझे परवाह ही नहीं है इस बात की कि समाज क्या सोचता है। क्योंकि समाज को पहली बात तो इस बात से कोई लेना-देना होना ही नहीं चाहिए था इन द बिल्कुल नहीं फर्स्ट होना प्लेस। ये तो मेरे बारे में बात है, मेरी मर्ज़ी है, मेरा शरीर, मैं जो मर्ज़ी करूँ। हाँ। समाज को क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? बट हाँ, ये बात है कि आई हैव बीन इन दैट केस एक्सट्रीमली लकी एंड आल्सो करेजियस इनफ एंड स्ट्रॉन्ग इनफ एंड आल्सो प्रिविलेज्ड इनफ कि मेरे कभी उतना सेफ्टी पे बात नहीं आ पाई, मरना वरना कुछ-कुछ लोगों के लिए तो समाज आल्सो, ये 4 लोग जो होते हैं काफ़ी डेडली हो जाते हैं। पीपल गेट सुसाइडल, वो सारी चीज़ें राइट। 4 लोगों की वजह से मेंटल हेल्थ पे बड़ा असर होता है। व्हाइल ग्रोइंग अप ये 4 लोगों ने मैं आज भी ये 4 लोग जो हैं मेरी मेंटल हेल्थ तो बड़ा इधर-उधर से कभी भी खराब कर देते हैं, क्योंकि नो मैटर व्हाट, कितना भी अगर आप कोशिश करें बदलने की, हियर एंड देयर इफ यू टेल पीपल दैट यू आर ट्रांस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज दिस थिंग कम्स व्हिच दे आर लाइक कि अच्छा ये थोड़ा तो लेस देन है क्या? हमारे बराबर नहीं है क्या? हाँ, नीच है। तो वो जो बराबरी की जो फाइट है, वो तो कॉन्स्टेंटली चलती ही जाएगी जब तक कि ये 4 लोग चुप नहीं हो जाते। तो जब मैं कॉलेज में भी था तो मेरी एक प्रोफ़ेसर थी, वो बड़ा पूछती रहती थी कि अरे तू बाल क्यों नहीं बढ़ाती? अब तू बड़ी हो गई हो, तुम बाल क्यों कब बढ़ाओगी? तो मैं ना उनको आज मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मैम मैंने तो बाल बढ़ा लिए, आपकी सोच अब कब बड़ी होगी? फाइनली बाय द वे मैं कभी कॉलेज में इतने बड़े बाल मैंने रखे नहीं हैं, अब मैंने फाइनली बाल बढ़ा लिए क्या हैं। बात है। कॉलेज लाइफ में किस तरह के एब्यूजेस या ट्रॉमा आप कह सकते हो कि आपको कैसे टीज किया गया, या अगर आप हुए या नहीं हुए, और क्या-क्या चैलेंजेस फेस हुए, और किस तरह से जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि आप आज यहाँ बैठे हैं? अ, कॉलेज में अगर मैं बात करूँ तो जितना मैं अभी बोल पा रहा हूँ, मैं कॉलेज में तो कुछ ही नहीं बोलता था। मैं बोलता ही नहीं था लोगों से, क्योंकि मुझे ऐसा बचपन से ही ये लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। अब मैं फिट कैसे हूँ तुम्हारे वाले आइडिया में। तो मुझे हमेशा एक मेजर डिस्कनेक्ट रहा लोगों से, ग्रोइंग अप डिस्कनेक्ट रहा, और जब मैं कॉलेज में गया तो अब वो पोकिंग और ज़्यादा हो गई है कि अरे तुम बाल कब बढ़ा रहे हो? तुम बात ऐसे लड़कों की तरह क्यों करते हो? तो कॉलेज में भी लोग फिर ये र्यूमर्स जब उन्होंने स्टार्ट कर दी थी कि कॉलेज में एक लड़का है जो गर्ल्स हॉस्टल में लड़की बन के रह रहा है। हुँ। अ, उस टाइम पे मुझे मेरी एक सीनियर से बात होती थी, तो धीरे-धीरे मैंने उसे पहली बार बताया कि इवेंचुअली मुझे ऐसा उस पे भरोसा हो गया था, तो मैंने उसे पहली बार बताया कि इवेंचुअली जाके मैं अपना जेंडर बदलाऊँगा।
नेक्स्ट डे उसने पूरे कॉलेज में बता दिया डैम। था एंड देन आई एम अ इंजीनियरिंग कॉलेज पास आउट। तो जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो हमारी बाकी सारी ब्रांचेस होती हैं, जो सिर्फ़ आदमियों से भरी हुई है। कोटा से करी थी आपने? नहीं, नहीं, मैंने मध्य प्रदेश जेपी मध्य यूनिवर्सिटी से अच्छा, करी थी। तो ओके। कॉल पूरे कॉलेज में अब ये पता है सबको कि एक कोई इंसान है गर्ल्स हॉस्टल में, वो ऐसे लड़कों जैसी दिखती है ना। मेरे कॉलेज में सिर्फ़ मैं ही ऐसा दिखता हाँ, था, जो कि थोड़ा ईज़िली आइडेंटिकल। यस, एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे मैं उस टाइम पे सिंगिंग वगैरह करता था, आई वाज़ द लीड वोकलिस्ट ऑफ द बैंड, बट देन ये सारी चीज़ों की वजह से मैंने बैंड भी छोड़ दिया। फिर जब मुझे एक लड़की पसंद आई तो हम बातचीत करने लगे, तो उसके साथ रहने पे मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, मैं तो अपने बारे में बाहर नहीं बता सकता। ये जो सारा मुद्दा है ये डार्क सीक्रेट जैसा रहेगा। कॉलेज में मेरे को ये भी बोला गया कि तुम रियल आदमी नहीं हो। अ, तुम मैंने बोला द द ब कॉलेज में ये भी बोला गया कि तुम रियल आदमी नहीं हो। आते-जाते अगर मैं कहीं से गुज़र रहा हूँ, तो 2-4 लड़कों का झुंड होगा, वो ऐसे सडनली मैं क्रॉस करूँगा तो वो के हुँ, बोलने लगेंगे। बट देन आई थिंक दैट साइलेंस, दैट रेज मेड मी व्हाट आई एम राइट नाउ, बिकॉज़ उस बैक इन टाइम में किसी को जवाब ही नहीं दे पाता था। मुझे इतना डर लगता था कि यार ये सब मुझ पे हावी हो गए थे और वो हावी थे मेरे ऊपर। पर अब मैं समाज को और लोगों को खुद के ऊपर हावी होने नहीं देता, क्योंकि बहुत सह लिया, ज़बरदस्ती का सह लिया। क्या वो सहा? वही जानना है मेरे को कि आपने किस तरह डील करा, किस फ़ेज़ में आप थे? कितना टाइम आप रहे? क्या-क्या दिमाग में चला? छोटी-सी बात, जैसे कि हम जब स्कूल में होते हैं, नए-नए बच्चे, नई-नई जब जवानी आती है, तो सब सबको बता रहे होते हैं कि यार मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। मैं वो कभी किसी को बता ही नहीं पाता था कि मुझे कोई और मुझे वो लड़की पसंद है, क्योंकि मैं अगर बताऊँगा तो पूछेंगे कि अरे तुझे ऐसे ऐसा क्यों पसंद है? तू आखिर है क्या? तो मुझे ग्रोइंग अप कॉलेज में भी मुझे हमेशा ना आई फेल्ट लाइक लेस ऑफ अ पर्सन देन द रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी। आई फेल्ट ऑलवेज़ कि आई एम नॉट इनफ, नॉट मैन इनफ। हुँ, तो वो जो इनफ था ना, उसी को कॉम्पेंसेट करने में बहुत सारी आपकी कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी जस्ट बिकॉज़ आई एम ट्रांस, आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, बिकॉज़ लोग आपको उस निगाह से देखते हैं कि अरे तुम तो अजीब से हो, तुम हुँ, हमारे जैसे थोड़े ना हो। वो जैसे ही वो डिमार्केशन आ जाता है कि अरे आप हमारे जैसे थोड़े ना हैं। अंतर कुछ भी नहीं है, हवा, पानी, खाना-पीना सब एक ही जैसा है। ये तो समाज की नज़र है जो नॉर्मल सी वो अपना डिफाइन करते हैं। तो जब फाइनली मुझे ऐसा लगा कि अब मैं चलो कमाने भी लग गया हूँ, अब मुझे घर पे बताना चाहिए, तो अब वो घुटन और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ओवर द इयर्स तो मैं सिर्फ़ प्रिटेंड ही कर रहा था कि सब ठीक है, मैं भी बाकी सबके जैसा ही हूँ। बट जब मुझे फाइनली वो एक बताना था कि अब मैं बता के अपने लाइफ़ के लिए अपने ही एक्शंस लेना चाहता हूँ, तो दिल्ली आने के बाद जब मुझे ये था कि अब मुझे अपने घर पे बताना है, तो यही जो बात है ना कि समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, और मुझसे ज़्यादा कि मेरे मम्मी-पापा के साथ कैसा बर्ताव होगा, उनके साथ कैसे रहेंगे, तो यही सोच बार-बार, बार-बार मैं सोच रहा हूँ। जेंडर चेंज करवाना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। तो अगर मैं किसी को बताऊँगी तो इसका इतना मैं सोचता रहा, और खुद से क्या होता है कि व्हाइल ग्रोइंग अप व्हेन यू सी कि लोग आपको एक ऐसी निगाह से देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि वो आपको बराबर नहीं मानते। आप खुद भी आपको बराबर नहीं मानते, क्योंकि हमारा हमारा समाज हमें वही सिखाता है। तो मुझे खुद से ना बड़ी नफ़रत होने लग गई थी कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ? हुँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं बाकी सबकी तरह क्यों नहीं रह सकता था? तो ये सेल्फ हेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि सारे स्ट्रगल इसी बात से हैं। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाएँ तो वहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वही यूनिफ़ॉर्म है, आप लोगों को समझा नहीं सकते। फिर उसके बाद जब आप जॉब में भी जाओ, अगर आप किसी को बता दो तो जॉब में डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे ट्रांस होने से मेरी स्किल का, टैलेंट का कोई लेना-देना नहीं है, मगर हुँ। लोग फिर भी उसी लेंस से देखेंगे कि अरे ये तो ट्रांस है, इसको क्या ही आता होगा। तो इन सारी चीज़ों ने ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शैटर कर दिया था। आई वाज़ लिटरली आई वेंट इनटू डिप्रेशन में। द ढाई 3 साल तक मैं मेडिकेशंस पे था। देयर वाज़ नो एपेटाइट, नींद नहीं आती थी। तो वहाँ मैं रॉक बॉटम के भी एकदम नीचे चला गया था। उस पिट के पास तो आपके पास उसके बाद फिर 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप खुद को ख़त्म कर लो, या तो फिर आप इससे बस बाहर निकल जाओ। आई चोज़ द लैटर वन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वजह थे जहाँ पे ऐसा लगा कि ख़त्म कर लेना चाहिए। बट आई जस्ट केप्ट गोइंग एंड आई एम ग्लैड दैट आई केप्ट गोइंग, बिकॉज़ मुझे एक बार बस ये हिट हो गया था कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये गलती मेरी नहीं है, और ये गलती ही नहीं ये है। गलती ही नहीं फर्स्ट है। प्लेस, एग्ज़ैक्टली। इट्स नॉट अ फॉल्ट, इट्स ये किसी के साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है। मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ, बीइंग ट्रांस इज़ एज़ नॉर्मल एज़ ड्रिंकिंग वाटर। अलग है, गलत नहीं। अलग है, गलत गलत नहीं। नहीं। जी। तो इन द एंड मैं एक बात जानना चाहता हूँ, डेवलपमेंट हुँ। हमारी कंट्री इंडिया अंडर डेवलपिंग कंट्री है। अभी डेवलप हो रही है। डेवलप्ड कंट्री नहीं है।
बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स, जीडीपी, एजुकेशन, एक्सेट्रा। इन सब सेक्टर्स में आपकी कम्युनिटी किस तरह से आगे बढ़ रही है और आपको क्या लगता है कि एलजीबीटीक्यू प्लस, सिस मेल, सिस फीमेल, ये दोनों भारत के माने हुए लाडले बच्चे हैं, जी। जो मैं कह सकता हूं, जो माने हुए लाडले बच्चे हैं भारत देश के, और आपको जो है वो एक्सेप्टेंस लाने में, देश को एक्सेप्टेंस लाने में बहुत टाइम लगेगा। पर जिस तरह से आप आगे चल रहे हैं, मेरे को लग रहा है 3 बेटे होने वाले हैं, माने हुए लाडले 3 बेटे होने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरह से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रही है और किस तरह से अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म कर रही है। जैसे कि अगर बात करें कि लीगल रिकॉग्निशन ट्रांसजेंडर पर्सन्स को तो मिला हुआ है कि 2019 में एक एक्ट आया था, तो उसके चलते ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तो उसके चलते प्रोटेक्शन राइट्स हैं, लीगैलिटी की, बीइंग ट्रांस इज वैलिड, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, सी आई थिंक व्हेन इट कम्स टू जस्ट बीइंग गे और लेस्बियन, मेनी पीपल दे आर स्टिल वर्किंग एज विदाउट बीइंग ओपन अबाउट देयर सेक्सुअलिटी, उनका तो नहीं पता चलता। बट अगर हम पर्टिकुलरली ट्रांस लोगों की बात करें कि जिनका विजिबली आपको दिख जा रहा है कि ये तो ट्रांसजेंडर है, तो अ, अब धीरे-धीरे काफ़ी चेंजेस आए हैं। आज की डेट में देयर इज़ दिस ट्रांस वुमन हू इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, आप डॉक्टर्स हैं, पायलट हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं। धीरे-धीरे अब बिकॉज़ देखिए कम्युनिटी, स्किल, टैलेंट, हार्ड वर्क, वो सारी चीज़ें हैं। सिर्फ़ एक जेंडर का अंतर है, जो समाज नीचे नहीं कर पाता, बाकी सारी चीज़ें तो बराबरी की ही हैं। स्किल भी बराबर है, टैलेंट भी बराबर है। जी हाँ, एक चीज़ है कि मार्जिनलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी का, तो उन अपॉर्च्युनिटीज़ का एक्सेस अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिलने लगा है। अ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा। ट्रांस पीपल आर क्वेयर पीपल आर गोना थ्राइव एंड स्लेव वेरी, वेरी सून। 2 लाइन्स फॉर ट्रांसजेंडर एंड एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी who is still stuck in old mindset or in fear. What I want to say to queer and trans people is that let's please is that let's keep fighting. We are in this together, and also you don't also आप सिर्फ तब कम आउट करें जब आप तैयार हों, जब आपको लगे कि अब आप रेडी हैं। प्लीज डू नॉट डू इट जस्ट आउट ऑफ फियर, एंड ट्रस्ट मी, इट डज गेट बेटर। वेरी वंडरफुल आंसर। बहुत मजा आया भाई आपके साथ। और जिस तरह से हमारी बात हुई, हमें कई तरीके की बातें पता चली, जो स्टीरियोटाइप्स ऑलरेडी माइंडसेट में सेट है हमारी सोसाइटी के, उनके बारे में। किस तरह से ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर, दैट इज एलजीबीटीक्यू, चैलेंजेस फेस करते आ रहे हैं, क्रिटिसिज्म फेस करते आ रहे हैं। लेकिन आज की डेट में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और एजुकेशन, इन 3 चीज़ों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है इस कम्युनिटी को, एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी को, एंड हेल्प करी है बूस्ट करने में अपनी कम्युनिटी को। और आज अगर हम बात करें तो एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के लोग ही हमारे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इवन इन द आर्मी, हर जगह पे प्रेजेंट है। काम सिस मेल, सिस फीमेल और ट्रांसजेंडर बिल्कुल सेम कर रहे हैं, बट सिर्फ मेंटालिटी की दिक्कत है, सिर्फ माइंडसेट का गेम है। तो थैंक यू सो मच सर्वज्ञा फॉर जॉइनिंग, एंड इट वाज अ वेरी नाइस पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक अर्पित फॉर इनवाइटिंग मी।